Porosklad nějakého 10 sekund. खुश आमदीद है आपका इमरानियात की दर्स में। हमारा आज का मौजू है हिंदुस्तान की समाजियात। हम जिस मज़ामीन की बात करेंगे वो हिंदुस्तान बतौर कसीर माशरा। हमारे आज के मौजू का तनु के माने आमतौर पर तनु का मतलब है इख्तिलाफात, ताहम हमारे मकासद के लिए इसका मतलब महज इख्तिलाफात से ज्यादा कुछ है। इसका मतलब है इज्तिमाई इख्तिलाफात, यानी वो इख्तिलाफात जो लोगों के एक गिरवा को दूसरे गिरवे से अलग करते हैं। ये इख्तिलाफात किसी भी किस्म के हो सकते हैं, हयातियाती, मजहबी, लिसानी या वगैरह। हयातियाती इख्तिलाफात की बुनियाद पर मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ नस्ली तनु है। मजहबी इख्तिलाफात के बुनियाद पर हमारे यहाँ इसी तरह हमारे यहाँ मजहबी तनु है। गौरतलब बात यह है कि तनु से मुराद इज्तिमाई इख्तिलाफात, जो भी समाज है, जहां भी समाज पाया जा रहा है, वहां दो तबके के लोग हैं और उन्हीं दो तबकों के लोगों में मफाहिमत अक्सर नहीं देखी जाती, क्योंकि समाज जो ही उभरता है और जो ही समाज आगे बढ़ता है तो उसमें कोई चीजें आगे जाती हैं और कोई चीजें पीछे रहती हैं। और शायद क्या हकीकत में ही ये सारे इन हमारी बताई हुई बातों का सबब है कि इख्तिलाफात का पैदा होना यही एक वजह है। क्योंकि हमारे यहाँ चाहे लिसानी, चाहे मजहबी, चाहे हयातियाती, इन सब चीजों में इख्तिलाफात देखे जाते हैं। और ये इख्तिलाफात आज के दौर के नहीं है, ये सारे इख्तिलाफात उस दौर से चले आ रही है जब से बनी नवा इंसान ने तरक्की की रास्ता इख्तियार किया। क्योंकि उसमें एक गिरवा के लोग आगे चले और कुछ लोग पीछे रह गए, और यही एक मुसलसल सिलसिला चलता रहा। क्योंकि एक इंसान की फितरत है कि वो चाहता है कि तरक्की करे और तरक्की से तरक्की करता रहे, और यही सारी लालच उसको इस आशना का शिकार बनाती है और वो इख्तिलाफात में मुलविस हो जाता है। तनु के इस्तिलाह यकसानियत के मुखालिफ है, जिसे हम यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। तनु यानी डाइवर्सिटी। इख्तिलाफात यूनिफॉर्मिटी से अलग है। यकसानियत का मतलब है किसी किस्म की ममासलत जो लोगों की खुसूसियात रखती है। यूनी से मुराद एक है, फॉरम से आम तरीकों से मुराद है। लिहाजा जब तमाम लोगों में कोई चीज मुश्तरक होती है तो हम कहते हैं कि वो यकसानियत का मुजाहरा करते हैं। जब भी कोई चीज हम देखते हैं लोगों में मुश्तरका होती है तो हम यही चीज कहते हैं और हम इसी चीज से इसको पहचानते हैं कि
ये मुश्तरका चीज जो है ये यकसानियत का मुजाहरा करती है, क्योंकि जब ये मुश्तरका चीज आपस में मिल बैठ के मिलती है तो चीजें मुश्तरका होती हैं। जब किसी स्कूल के तलबा पुलिस या फौज के एहलकार एक ही किस्म के लिबास पहनते हैं तो हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म में है। ये एक बहुत ही अच्छी मिसाल है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, चाहे पुलिस या फौज के एहलकार हो, जब भी वो कहीं जाते हैं, जब उनका दफ्तरी औकात हो, जब तलबाओं का स्कूल के औकात हो, तो एक यकसा किस्म की एक यूनिफॉर्म होती है, उन्हें कपड़े होते हैं। तो वो एक चीज बताता है हमें, जो उनका लिबास यकसा होता है। तो कहते हैं हम, ये सारे लोग जो है जिन्हें लिबास पहनते हुए हम देखते हैं एक ही साथ, तो हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म में है। तनों की तरह इस तरह यकसानियत भी एक इज्तिमाई तस्वुर है। जिस तरह से तनों जो यकसानियत है, यकसानियत भी इसी तरह का एक इज्तिमाई तस्वुर है। हम इस चीज को इंडिविजुअली नहीं देख सकते हैं, हम इन सारे चीजों को बस यकसान ही देख सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें जब यकसा में होते हैं तो एक नुमाया शक्ल इख्तियार करते हैं, और एक नुमाया शक्ल इख्तियार करके हम यही उन चीजों को कहते हैं कि ये सारी चीजें यूनिफॉर्म में है। जैसे जब लोगों का कोई गिरवा एक जैसी खुसूसियात का हामिल होता है, ख्वाह वो जबान हो या मजहब या कोई चीज, या इस सिलसिले में यकसानियत को जाहिर करते हैं। जब हम कहीं कोई लोगों का गिरवा देखते हैं तो हम उनमें या तो जुबान यकसानियत से देखते हैं, या कोई और चीज, या कोई मजहब। तो जब उनको ये चीजें हम देखते हैं तो ये सारी चीजें यकसानियत का मुजाहिरा करते हैं। क्योंकि किसी भी समाज में जाए और कहीं भी आप जाए तो वहां पे मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, और इन मुख्तलिफ किस्मों के लोग में से कुछ लोग आपस में या तो मजहब से यकसा हो, या तो तालीम से यकसा हो, या तो जुबान से यकसा होते हैं। तो फिर ये चीजें यकसानियत की मिसाल कायम करते हैं। लेकिन जब हमारे पास मुख्तलिफ नस्लों, मजहब और सकाफतों से ताल्लुक रखने वाले लोग के गिरवे होते हैं, तो वो तनों की नुमाइंदगी करते हैं। हमने बात की कि कौन कौन सी चीजें एक यकसा चीजें होती हैं, किस तरह से मजहब, किस तरह से जबान एक यूनिफॉर्मिटी की शक्ल इख्तियार करती है। लेकिन हमारे पास मुख्तलिफ नस्ल है, मजहब है, सकाफत है, इन सारी चीजों से हमारे पास लोग हैं। वो सारे लोग जो मुख्तलिफ किस्मों के हैं वो तनों की नुमाइंदगी करते हैं। एक हिंदुस्तानी समाजियतदान जिसका नाम D.N. मुजम्दर था, उसने हिंदुस्तान की नस्लें और सकाफतों के अनवान से एक किताब लिखी। जामिया में अल्फाज को निशानजद करे, रेस, सकाफत, इस तरह तनु का मतलब है तनु,
तमाम अमली मकासद के लिए इसका मतलब मुख्तलिफ गिरोहों और सकाफतों से है। हमारे पास हिंदुस्तान में इस किस्म की कसरत है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ नस्लों, मजहब, जुबानों, जातों और सकाफतों की एक किस्म है। इसी वजह से हिंदुस्तान अपने समाजी और सकाफती तनों के लिए जाना जाता है। अगर हम देखें, हमारे हिंदुस्तान में बहुत से मुख्तलिफ नस्लों के लोग हैं, जुबारे हैं, जात हैं, मजहब हैं, सकाफत है, और ये एक मुनासिबत कहना है कि यही एक हिंदुस्तान की खूबी है। चाहे आपस में मुख्तलिफात हो, क्योंकि ये हमारे सकाफत का सिलसिला है और सकाफत का हिस्सा है, और ये सारी चीजें दोनों के लिए जानी जाती हैं। हम दूसरे उन्वान की तरफ आते हैं, जिसका नाम है वहदत का मफहूम। इतिहाद का मतलब है इंजमाम। ये एक समाजी नफ्सियाती हालत है। ये एक पन के एहसास, हिम्मत के एहसास को जाहिर करता है। इसका मतलब इन बंधनों का है जो माशरे के अरकान को एक साथ रखते हैं। इतिहाद, जिसे अंग्रेजी में यूनिटी कहते हैं, अगर हम इस चीज की बात करेंगे तो इसका मतलब यही है कि एक किस्म का बंधन है, एक किस्म का जोड़ है, एक किस्म का मिलन है, जो माशरे के अरकान को एक साथ रखते हैं। जो माशरे में दीगर किस्म के अरकान होते हैं, हिस्से होते हैं, और उनको यही चीज आपस में मुदू करके एक साथ रखती है। इतिहाद और यकसानियत में फर्क है। यकसानियत का अंदाजा होता है, ममासलत इतिहाद नहीं। इस तरह इतिहाद यकसानियत पर मबनी हो सकता है या नहीं। यकसानियत से इतिहाद पैदा होता है जब लोग मिल बैठ के एक साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो यकसानियत का मुजाहरा करते हैं। और यही वजह है कि यकसानियत की वजह से इतिहाद पैदा हो सकता है। हमारे पास एक अहम फलसफदान गुजरे हैं जिसका नाम इमाइल डर्कहाइम है। इमाइल डर्कहाइम इस किस्म के इतिहाद को मैकेनिकल यकजहती कहते हैं, जो यकसानियत से पैदा होता है उसे मैकेनिकल यकजहती का नाम दिया गया है। और ये मैकेनिकल यकजहती डर्कहाइम ने नाम दिया गया। हम कबाइली माशरों और रिवायती माशरों में इस किस्म का इतिहाद पाते हैं। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्या होती है, जिसे मैकेनिकल यकजहती भी कहते हैं, जो एक किस्म की टर्म और ये किस्म के अल्फाज जो दिए थे, डर्कहाइम ने दिए थे, वो कहते हैं कि पुराने दौर में लोग यकसा थे और इस यकसानियत की वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे और इनका आपस में एक दूसरी चीजों के लिए जरूरतमंद बनना, ये इनको यकसानियत देता था। और यही वजह थी कि समाज चलता था, क्योंकि कबाइली माशरे
और रिवायती माशरों में इस किस्म का इतिहाद पाया जाता था। ताहम इतिहाद की बुनियाद इख्तिलाफात पर भी हो सकती है। कहा जाता है कि जो इख्तिलाफात हैं वो इतिहाद का बुनियाद भी बन सकती है। ये ऐसा इतिहाद है जिसे डरकैम ने नामियाती यकजहती के तौर पर बयान किया है। नामियाती यकजहती जिसे अंग्रेजी में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कहते हैं, ये आज के दौर में पाई जाती है और यही वो यकजहती है जो इंसान के जिस्म के अज्जाओं की मिसाल है कि जो जिस्म के अज्जा है वो आपस में मिले हुए हैं और आपस में एक दूसरे के मिलन की वजह से एक इंसान का गुजर बसर होता है और यही किस्म का इतिहाद लोगों में देखा जाता है। अगर हम किसी इंडस्ट्रियल समाज की बात करें या किसी कारखाने की बात करें, वहां पे काम करने वाला मजदूर, पैसे देने वाला बंदा, मालिक और इसको बेचने वाला बंदा आपस में मुख्तलिफ हैं, आपस में मुख्तलिफ किस्म की राय रखते हैं, लेकिन जो इनका आपस एक दूसरे के ऊपर जरूरी होना इन्हें यकसानियत पैदा करती है। और यही मिसाल इमाइल डरकैम देते हैं कि मौजूदा समाज में मुख्तलिफियां हैं, चीजें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और मौजूदा दौर में इख्तिलाफात हैं, लेकिन जब वो आपस में मिलन करते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए जरूरत रखते हैं और जो ही वो जरूरत रखते हैं एक दूसरे के लिए, तो दोनों आपस में काम करने लगते हैं और इसी चीज को नामियाती यकजहती कहते हैं, क्योंकि वो अलहाइदा नहीं रह सकते हैं। हम स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम, दर्स तदरीस का काम एक बंदा, वहां सफाई करने वाला दूसरा बंदा, वहां पैसे देने वाला दूसरा बंदा, जो इस निजाम को यूनिवर्सिटी में चलाता है तीसरा बंदा। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म के काम इख्तियार देते हैं, अंजाम देते हैं और यही इनका यकजा रहना, इनका एक दूसरे पे मुसल्लत रहना, इन्हीं की वजह से नामियाती यकजहती तौर पैदा होती है। इस किस्म के इतिहाद मास्टरे की खुसूसियत रखता है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान में तनू की शक्लें। नस्ली तनू, पहले इस बारे में बात करते हैं। आपने हिंदुस्तान में मुख्तलिफ नस्लों के लोगों को देखा होगा। नस्ल लोगों का एक ग्रुप है जिसमें मखसूस जिस्मानी खुसूसियात हैं, जिसे जल्द करना, नाक के किस्म, बालों की शक्ल। नस्ल जो है, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ नस्लें पाए जाते हैं। ये नस्ल लोगों के गिरबों को बताता है और उनमें नस्ल रंग से देखी जाती है, नाक की किस्म से और बालों की शक्ल के वगैरह से देखी जाती है। हम कुछ नस्लों की बात करते हैं अभी। हरप्रत रेस्ले ने हिंदुस्तान के लोगों की 7 नस्लें इकसाम की। उसमें
تقسیم کیا گیا تھا، جو پہلے منگولو ڈراوڈ، دوسرا ترکو ایرانی، تیسرا ہند آرائی، چوتھا سکیوتو ڈراوڈی، پانچواں منگولائڈ اور آریو ڈراوڈن شامل ہیں۔ ہندارائی، منگول اور ڈراوڈی، ان کی رائے میں آخر دو قسمیں قبائلی ہندوستان کے نسل کا ساخت بن گئے۔ وہ مردم شماری کی کارکردگیوں کے نگرانی تھے۔ ہندوستان میں 1851 میں اور ایک مردم شماری کا ٹیڑا اٹھایا جس نے اس درجے بندی کی بنیاد رکھی۔ جیسا کہ یہ بنیادی طور پر جسمانی خصوصیات کے بجائے زبان کی اقسام پر مبنی تھا، رسلے کی درجہ بندی کو اس کی خامیوں کی وجہ سے تنقید کا شکار بنایا گیا۔ جو رسلے نے ہمیں 7 نسلی اقسام دیے، تو اس میں بہت ساری خامیاں دیکھی گئی، اور یہی ساری خامیاں دیکھنے کے بعد یہ تنقید کا شکار ہو گئی۔ جے ایچ ہٹن دیگر انتظامی افسران اور ماہر معاشیات، ماہر بشریات، جسے ڈی این مجمدار اور بی ایس گوہا نے اسے شعبے میں مزید تحقیق کی بنیاد پر ہندوستانی لوگوں کو تازہ ترین نسلی درجہ بندی دی ہے۔ ہٹن اینڈ گوہا کی درجہ بندی 1931 کی مردم شماری کی کارروائیوں پر مبنی ہے۔ بی ایس گوہا نے 6 نسلی اقسام کی شناخت کی ہے۔ اس میں نیگروٹو، پروٹو آسٹریلیاڈ، منگولیاڈ، بحر الروم، مغربی بریکس سفلاز اور نوڈک شامل ہیں۔ آپ کو یہ بتائے کہ علاوہ کہ مختلف اقسامات سے کیا مراد ہیں، ہم اس مسئلے کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اس میں ہم جسمانی بشریات سے متعلق تکنیکی معاملات میں شامل ہوں گے۔ نیگروٹو وہ لوگ ہیں جو افریقہ میں پائے جانے والی سیاہ فام نسلی اشتاق سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا جلد کا رنگ سیاہ، جرجری دار بال، گھنے ہونٹ وغیرہ ہے۔ ہندوستان میں جنوبی ہندوستان کے کچھ قبائل جسے کہ قدر، ارولا اور پانیا میں الگ الگ نیگروٹو تاؤ ہیں۔ پروٹو آسٹریلیاڈ ریس ایک نسلی گروہ پر مشتمل ہے۔ اسے آسٹریلوی باشندے اور جنوبی ایشیا اور بحر الکاہل کے جزائر کے دیگر لوگ شامل ہیں۔ اس گروپ کے نمائندے جاپان کے اینو
श्रीलंका के वेदा और मलेशिया से ये साहिलें हैं। हिंदुस्तान में मॉडल इंडिया के कयाम तनाव से मुतल्लिक ताल्लुक रखते हैं। मंगोलियाड एशिया का एक बड़ा नस्ली जखीरा है जिसमें शुमाली और मशरकी एशिया के लोग शामिल हैं। मिसाल के तौर पर चीनी, जापानी, बर्मी, एस्किमोस और अक्सर अमरीकी हिंदुस्तानी भी इस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। शुमाल मशरकी इलाकों में बराए सियाफलक मंगोलाइड तनाव के कबाइल हैं। एक कदरे मुख्तलिफ किस्म का मंगोलाइड नस्ली जखीरा वादी बर अहम में पाया जाता है। कबाइल का ग्रुप और इनगामी नागा हिंदुस्तान में मिकिर बोडो है। मंगोलाइड नस्ली साख की बेहतरीन मिसाल की नुमाइंदगी करते हैं। बहरा रोम की नस्ली का ताल्लुक काकेशियन जिस्मानी किस्म यानी सफेद फार्म नस्ल से है। इसकी खुसूसियात दरमियाने या छोटे कद, पतली साख्त, सियाफलक इंडिकन्स के साथ लंबा सिर के ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई के 100 से इस ज्यादा से ज्यादा लंबाई तक का तनासिब, 75 से कम और स्याह बरअज़मी रंगत हैं। मगरबी ब्रैक्सोफेलस को मंदरज झैल 3 झेली ग्रुपों में तकसीम किया गया है। हिंदुस्तान में इतिहाद और तनु एल्पनाइड की खुसूसियत छोटे सिर, दरमियान कद और हल्की जिल्द से होती हैं, जो गुजरात के बुनिया जातु, बंगाल के केस्ट्रो देनाक वो छोटे सर, लंबी वगैरह में पाई जाती हैं। नाक लंबी, कद और स्याह जल्द के रंग से नुमाया होते हैं, जो बंगाल के ब्राह्मण, कर्नाटक के गैर ब्राह्मण में पाई दी आर्मेनाइड। इनकी खुसूसियात दुनिया ब्राह्मण में पाई दी आर्मेनाइड, इनकी खुसूसियात दिनाक जाते हैं। सर के पिछले हिस्से आर्मेनाइड से मिलती जुलती है कि ज्यादा निशान, ज्यादा शक्ल है। एक नुमाया और तंग नाक बंबई के पारसी आर्मेनाइड नस्ल के मखसूस खुसूसियात को जाहिर करते हैं। आखिर में नॉर्डिक नस्ल का ताल्लुक जिस्मानी किस्म से ही है, जिसकी खुसूसियात लंबा कद, लंबा सर, हल्की जल्द और बाल और नीली आंखें हैं। वो स्कैंडिनेवियन ममालिक यूरोप में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में ये मुल्क के शुमाल के मुख्तलिफ हिस्सों, खासतौर पर पंजाब और राजस्थान में पाए जाते हैं। चित्राल के ख्वां, सुर्ख काफर,
खदशात और इस किस्म के नुमाइंदे हैं। तहकीक से पता चलता है कि नॉर्डिक्स शुमाल से शायद जनूब मशरिक रूस और जनूब मगरिब सिबिलर या से वस्ती एशिया से होते हुए हिंदुस्तान आए। लिसानी तनु, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कितनी ज़बानें हैं? जहां मशहूर माहिर लिसानियत ग्रोसन ने 179 ज़ुबानों और 544 बोलियों नोट किए। दूसरी तरफ 1971 की मर्दमशुमारी ने हिंदुस्तान में 1652 ज़ुबानें बताई जो मादरी ज़बान के तौर पर बोली जाती है। ताहम ये तमाम ज़बान यकसान तौर पर फैली हुई नहीं है। इन तमाम ज़बानों में इनका फैलना यकसा नहीं है, कहीं जगह ज्यादा है, कहीं जगह कम है। इनमें बहुत सी कबायली तकरीरें हैं और ये कल आबादी का 1% से भी कम बोली जाती हैं। यहां आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में लिसानी तनु का एक अच्छा सौदा है। आईनी तौर पर तस्लीम शुदा ज़बान 2 लिसानी खानदानों से ताल्लुक रखती है, हिंद आराई और द्रविड़ी। मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु 4 बड़ी डार्डी जुबानें हैं। हिंद आराई खानदान की जबानें हिंदुस्तान की कुल आबादी का 75% जाती है, जबकि द्रविड़ी खानदान की जुबान 20% बोली जाती है। इस लिसानी तनु के बावजूद हमारे पास हमेशा एक किस्म की राबता की जुबान रही है, हालांकि ये मुख्तलिफ होती है। उम्र से उम्र कदीम जमाने में ये संस्कृत थी, क्राउन वस्ती में ये अरबी या फारसी थी, और जदीद दौर में हमारे पास हिंदी और अंग्रेजी सरकारी जबानें हैं। मजहबी तनु, हिंदुस्तान मुतअद्दिद मजहबों की सरजमीन है। यहाँ पर बहुत सारे मजहब हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। हमें यहाँ मुख्तलिफ मजहबों के पैरोकार मिलते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में हम फॉलोवर्स कहते हैं। अपनी मुख्तलिफ मजहबों के पैरोकार हैं, खासतौर पर हिंदू मत, हिंदू, इस्लाम, ईसाइयत, सिख मत, बौद्ध मत, जैन मत, जरतश्ती और दीगर के अलावा। ये तो मजहबी मुताहिद है और मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, लेकिन फिर मजहबों में भी अपने अपने हिस्से हैं। आप जानते हैं कि हिंदू मत हिंदुस्तान का गालिब मजहब है। 1981 की मुर्दमशुमारी के मुताबिक कुल आबादी का 82% हिस्सा इसका दावा करते हैं। इसके बाद इस्लाम आता है, जिस पर 11.35% अमल किया जाता है। इसके बाद ईसाइयत की 2.43%, सिख मत की 1.96%, बुद्ध मत की 0.71% और जैन मत की 0.48% शरह है। जिन मजहबों की पैरोकार कम है वो यहाँ यहूदियत, जरतश्ती और बहाई अज़म है। जो हमारे मुल्क में कम लोग पाए जाते हैं उनमें से यहूदी,
जरतश्ती और बहाई अज़म के लोग कम पाए जाते हैं, जिनका शुमार बहुत ही कम है। जबकि हिंदू मत ने 1991 तक अपने पैरोकारों की फीसदी में मामूली कमी देखी। दूसरे मज़ाहिब में से बेशतर ने अपनी ताकत में अगरचे बहुत कम फर्क से इजाफा किया। 1991 के मर्दमशुमारी के मुताबिक हिंदू मजहब के पैरोकार कुल आबादी के 82% हैं। 11% इस्लाम 2.32% और 2 के करीब या 82 के करीब या 11 के करीब जो है 82 के करीब हिंदू मत के लोग हैं। 11 के करीब 11 जैसे 6-7 के फीसद से इस्लाम है और 2.32% ईसाईयत के पैरोकार हैं। सिख मत, बौद्ध मत और जैन मत के बाद बिलतरतीब 1.99, 0.77 और 0.41% और 0.43 ने दूसरे मजहब के पैरोकार करने की इत्तला दी। जबकि हिंदू और मुस्लिम हिंदुस्तान की तकरीबन तमाम हिस्सों में पाए जाते हैं। जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हर हिस्से में पाया जाता है। बाकी अकलियाती मजहब की अपनी जेबों में इर्तिकाज है। 3 जुनूबी रियासती केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और शुमाली मशरकी रियासतों जैसे नागालैंड और मेघालय में ईसाईयत की मजबूत गढ़ है। जिन इलाकों में हम ईसाईयत का पहरा देखते हैं और ईसाईयत लोगों में पाई जाती है, उनमें जो हिंदुस्तान के जुनूबी रियासतें हैं, उनमें केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और जिसका आंध्र प्रदेश का एक और मुल्क बना जिसे तेलंगाना कहते हैं, उसमें ईसाईयत का मजबूत गढ़ है। क्योंकि शुमाली मशरकी रियासतें भी, जिसे नागालैंड है और मेघालय है, वहां पे भी ईसाई बहुत है। सिख लोग ज्यादातर पंजाब में मुर्तकिज है, बुद्ध मत महाराष्ट्र में है और जैन बुनियादी तौर पर महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में फैले हुए हैं। लेकिन मुल्क भर में ज्यादातर शहरी मराकिज में भी पाए जाते हैं। ये खाली हम कहते हैं कि ये जो मजहब के लोग हैं, जो हमने बताया सिख मत के, जो हमने बताया कि जो यहूदी है, जो दूसरे मजहब के लोग हैं और जिन्हें कहीं कहीं पाया जाता है ईसाई, लेकिन हालांकि इन्हें हम हर जगह देखते हैं, लेकिन वहां शहरी मरकज में इनको कम देखा जाता है, कम पाया जाता है, क्योंकि उनमें भी वही लोग वहां रहने आते हैं जो तरक्की पसंद होते हैं, जो पिछले तबके के लोग होते हैं। वो उनका जो हिस्सा है वो हमेशा पीछा रहते हैं। तो अगर हम बात करें जात की तनू की, हिंदुस्तान जैसा कि आप जानते हैं जातों का मुल्क है। जात की इस्तिलाह आमतौर पर 2 मानों में इस्तेमाल होती है। कभी वर्ना के माने में, वर्ना से मुराद है फंक्शनल कसौटी की, और कभी जाति के माने हैं। यहां पर जात का माने 2 चीजों में लिया जाता है।
या तो वर्णा से लिया जाता है या जाति से लिया जाता है। बुनियादी तौर पर समाज के 4 गुना तकसीम का एक हिस्सा है। वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, जिनके खुसूसी अफ़आल सीखने, दिफा, तिजारत और दस्ती खिदामत के साथ हैं। इनके अपने अपने काम हैं। ये जो समाज का हिस्सा हुआ है, समाज की इस्तिलाह हुई है, समाज के हिस्से तकसीम हुए हैं, इनके अपने अपने काम हैं। वर्णा दर्जा, जिसे मुराद है जाति, बुनियादी को पूरे हिंदुस्तान में कबूल किया जाता है। मोरोसी इंडोकेमस स्टेट ग्रुप है, जो एक मखसूस रिवायती पेशे पर अमल पैरा है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान में 3000 से ज्यादा जाति है। ये बात हैरतकुन है कि हमारे मुल्क में 300 से ज्यादा जातियां हैं। ये मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरीकों से दर्जा बंद की जाती है। ये बात भी काबिल गौर है कि जात पात के निजाम का रिवाज सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं है। हमें मुस्लिम, ईसाई, सिख के साथ साथ दीगर बरादरियों में भी जातें मिलती हैं। आपने मुसलमानों में शेख, सईद, मुगल, पठान के दर्जे बंदी के बारे में सुना होगा। मजीद ये कि मुसलमानों में तेली, दोबी, दर्जे वगैरह जैसी जातें पाई जाती है। इस तरह हिंदुस्तान में ईसाइयों में भी जात पात का शऊर नामालूम नहीं है। चूंकि हिंदुस्तान में ईसाई के एक बड़े अक्सरियत हिंदू मजहब से तब्दील हुई है, इसलिए मजहब तब्दील करने वाले लोगों ने जात पात के निजाम को ईसाइयत में लिया है। सिखों में एक बार फिर आपकी बहुत सी जातें हैं जिनका जाट सिख और मजहबी सिख निचली जात शामिल है। इसको देखते हुए आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में जात पात का तनू किस हद तक है। हमने मुख्तलिफ मज़ामीन की बात की, जैसे हमने पहले बताया कि मजहब में कौन से मजहब में पहले इनेकाद हुआ था। जो वर्णा की बात की थी हमने, जो हमने जाति की बात की थी, तो पहले हिंदू का नाम आता है और उसमें कि किस तरह से एक नस्ल को तकसीम किया गया। हालांकि जो जात पात है वो एक वक्त जो पहले इसे बनाया गया था, इसे एक इस तर्ज पे किया गया था कि ताकि जो काम काज है वो तकसीम हो सके। तब तक इसका माना नहीं रखा गया था कि ये इस तरह बनाया गया था कि ताकि काम को तकसीम किया जाए कि वो कौन काम करेगा, वो ये काम करेगा, ये दूसरा काम करेगा, इस नस्ल के लोग ये काम करेंगे। लेकिन तब जब दुनिया में लोग थे, तब उस वक्त के लोग थे एक यकसा किस्म की सोच रखते थे। लेकिन धीरे धीरे इस सोच में तब्दीली आ गई और तब्दीली आते आते लोगों ने इन जो तबकों के लोगों को मुख्तलिफ रवैये से देखना शुरू किया और यही वजह बन गई फिर कि जात पात का गलबा एक इंसान के लिए नुकसानदेह बन गया। लेकिन पहले एक दौर में जब ये जात पात का सिलसिला था, ये एक किस्म का काम करने का रवैया और काम को तकसीम करने का तरीका था। तो फिर हमने जात पात का सिलसिला खाली इनमें नहीं देखा,
लेकिन हमने जात पात का सिलसिला मुसलमानों में भी देखा, हमने जात पात का सिलसिला ईसाइयों में भी देखा, हमने जात पात का सिलसिला सिखों में भी देखा, और इन मजहबों में भी हमने वही चीज देखी कि जब इस जात का एक माने रखा गया और इसको माने रखने के बाद जब ये इस्तेमाल में लाई तो इसने बहुत सारे मुश्किलात लोगों के लिए पैदा किए और बहुत से लोगों को अपने हुकूक से महरूम रखा। और यही वो चीज है। अब हिंदुस्तान में इतिहाद के बंधन के बारे में बात करते हैं। पिछले हिस्से में हमने हिंदुस्तान के तनों के मिसाल दी, डाइवर्सिटी के बारे में, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। इस तमाम तनों में इतिहाद की बंधन है। ये जो सारी डाइवर्सिटी हमने देखी, इस सारी डाइवर्सिटी में एक बंधन है। जो हम तनों की बात कर रहे थे कि ये चीज दूर है, ये चीज मुख्तलिफ है, मजहब है, जुबान है, सकाफत है, सारी चीजें मुख्तलिफ है। लेकिन अब हम बोलते हैं कि किस तरह से हमारे मुल्क में इतिहाद का बंधन है। इस तमाम तनों में इतिहाद के बंधन है। इतिहाद के ये बंधन जिंदगी के एक खास बुनियादी यकसानियत है के साथ साथ इंजिमाम के कुछ मैकेनिज्म में भी वाक़या हो सकते हैं। 1911 के मर्दमशुमारी की कमिश्नर हर्बर्ट वेस्ले थे। उसने दुरुस्त कहा जब इसने मुशाहिदा किया जिस्मानी और समाजी किस्म, जबान, रस्म रिवाज और मजहब के कई गुना तनों के नीचे जो हिंदुस्तान में मुबस्सिर को मुतासिर करते हैं, इसे अब भी समझा जा सकता है। हिमालय से कैप कमोरिन तक जिंदगी की एक खास बुनियादी यकसानियत है। जो शुरू हिमालय होते थे, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जो हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, जहां हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा खत्म हो जाता है, वहां से लेकर बराबर केप कमोरिन जो समंदर में एक हिस्सा है, ऊपर से पहाड़ है और नीचे से जो पानी का है, तो इसमें जिंदगी की खास चीजें यकसानियत पेश करती है। जियो पॉलिटिकल इतिहाद के बारे में बात करें, हिंदुस्तान के इतिहाद का पहला बंधन इसके जियो पॉलिटिकल इंजमाम में पाया जाता है। हिंदुस्तान अपने जोग्राफिया वहदत के लिए जाना जाता है। जो इसकी जोग्राफिकल वहदानियत है वो जो इसके ऊपर है हिमालय, नीचे समंदर है, दाएं साइड से जो सहरा है, बाएं साइड से जंगलात है। एक मखसूस किस्म की टोपोग्राफी है जिसकी शुमाली सिरे में हिमालय और दूसरे तरफ समंदर है। सियासी तौर पर हिंदुस्तान अब एक खुदमुख्तार रियासत है, एक इंडिपेंडेंट सियासत रखती है और इंडिपेंडेंट रियासत भी रखती है। एक ही आइन और एक ही पार्लियामेंट इसके हर हिस्से पर हुकूमत करती है। इसका एक पार्लियामेंट और इसका एक ही आइन है जो पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करता है। हम जमहूरियत, एक ही डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म के उसूलों से निशानजद एक ही सियासत सकाफत का इश्तराक करती है। इसमें सोशलिज्म भी है, इसमें सेक्युलरिज्म भी है, इसमें सकाफत भी है, सारी चीजें इसमें यकसा हैं। अब इदारा बराए हिजाज के बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान के इतिहाद का एक और जरिया इसमें मुजम्मिर है जिसे मंदर की सकाफत कहा जाता है, जो
मिज़रात और मुक़द्दस मकामात के जाल में झलकती है। शुमाल में बद्रीनाथ और केदारनाथ से लेकर जुनूब में रामेश्वरम तक, मशरिक में जगन्नाथ पुरी से मगरिब में द्वारका तक मजहबी इबादत गाहें और मुकद्दस दरियाए मुल्क के तवील वर्ज में फैले हुए हैं। जो हिंदुस्तान जहां बहुत मजहब का बोलबाला है और जहां बहुत सारे मजहब के अकीदे हैं और मजहबी चीजें हैं, इनसे करीब तर यात्रा की कदीम सकाफत है जिसने हमेशा लोगों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतकिल किया है। अगर हम देखें, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मुख्तलिफ किस्मों के लोग, मुख्तलिफ जुबानों के लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक किस्म का कानून है, एक किस्म की सियासत है, एक किस्म की डेमोक्रेसी है, तो उनमें यकसानियत पैदा होती है और इनमें जोग्राफिया सकाफती इतिहाद का एहसास को परवान चढ़ाती है। रिहाइश की रिवायत, क्या अपनी हिंदुस्तानी सकाफत के हम आहंगी मयार, रिहाइश और रवादारी के काबिल जिक्र मयार के बारे में सुना है? इसका नमूना सबूत मौजूद है। इसका पहला सबूत हिंदुस्तान की अक्सरियती मजहब हिंदू मत के में है। ये आम है ये जानना कि हिंदू मत एक यकसा मजहब नहीं है, एक ऐसा मजहब है जिसमें एक खुदा, एक किताब और एक मजहब है। दर हकीकत इसे अकायद के वफाक के तौर पर बेहतरीन तौर पर बयान किया जा सकता है। किरदार में मुशरिकाना मुतअद्दिद देवताओं का होना, ये गांव की सतह के देवताओं और कबायली अकायदों को एडजस्ट करने की हद तक जाता है। इसका एक और सबूत तब्दीली के ताई इसकी बेहसी है। हिंदू मत हिंदुस्तान में इतिहाद और तनु नहीं है जो मजहब को तब्दील कर रहा है, यानी ये मजहब तब्दील करने वालों की तलाश नहीं करता है, ना ही इसने आमतौर पर दूसरे मजहब के मुखालिफत की है। ये वो दायरे के अंदर से मजहब तब्दील करने की कोशिश नहीं कर रहे। रहाइश और रवादारी इस मयार ने हिंदुस्तान में मुतहिद मजहब के बकाई बाहिनी का रिश्ता बचाया है। यहां पर मुख्तलिफ मजहब के लोगों के बकाए बाहमी का तरीका कार तवील अरसे से मौजूद है। मिसाल के तौर पर हिंदू मुस्लिम इतिहाद का मामला ले लें। हिंदू और मुसलमान हमेशा एक दूसरे की तकरीबात, त्यौहार और ईदों में हिस्सा लेते रहे। बाहमी इन्हिसार की रिवायत, बाहमी इन्हिसार की रिवायत, हमारे पास बाहमी इन्हिसार की एक काबिल जिक्र रिवायत रही है जिसने हमें सदियों से इकट्ठा रखा है। इसका एक मुजाहिर जजमानी निजाम की शक्ल में पाया जाता है, यानी जातों की बाहमी इन्हिसार का एक निजाम। इस्तिलाह जजमान आमतौर पर सरपरस्त या खुसूसी खिदमात के वसूल कुंदा से मुराद है। ताल्लुकात रिवायती तौर पर खुराक पैदा करने वाली खानदान और खानदान के दरमियान थे। जो सामान और खिदमात के साथ इनकी मदद करते थे। अगर हम जजमानी सिस्टम की बात करें
تو وہاں پہ ہمیں ایک نظام تھا اور اس نظام کو تقسیم کردہ کیا جا چکا تھا، اور اس میں ججمان تھا جو مالکانہ حقوق رکھتا تھا، اور اس میں بہت سارے لوگ جو کام کرتے تھے اسی ججمان کے اندر کام کرتے تھے۔ ان کو ججمانی تعلقات کہنے جانے لگا۔ ججمانی تعلقات گاؤں کی زندگی میں نمایاں تھے، کیونکہ ان میں رسمی معاملات سماجی مدد کے ساتھ معاشی تبدیلیاں شامل تھی۔ جو ججمان تھا، حالانکہ ججمان کئی صدیوں میں تنقید رہا، لیکن اس کے اپنی خصوصیات تھے۔ اس کے جو معاملے تھے، اس میں جو مفاہمت کا طریقہ تھا، اور اس میں جو سماجیت کی مدد کے ساتھ ساتھ مثالیں قائم کی تھی۔ ایک مقامی سماجی نظام کا پورا حصہ لوگ اور ان کے اقتدار اس طرح کے جامینی رابطے میں شامل تھا۔ ایک سرپرست کے ایک اعلیٰ ذات کے ارکان کے ساتھ ججمانی تعلقات تھے، جسے برہمن پادری جس کی خدمت سے اسے رسومات کے لیے درکار ہوتی ہے۔ انہیں ان ضروری کاموں جیسے گندے کپڑے کے دھلائی، بال کٹانا، کمروں اور بیت الخلا کی صفائی، پیچھے کے ترسیل وغیرہ کے لیے نچلے جاتی کے ماہرین کی خدمات بھی درکار تھے۔ تیار مدد کی خصوصیت کے ساتھ وسیع پیمانے پر ایک دوسرے کے معاون، جو عام طور پر قریبی رشتہ دار سے ظاہر ہونے کی توقع ہو جاتی تھی۔ ہندوستان کی اتحاد کے منظر جو بالائے اکاؤنٹ کا مطلب یہ نہیں لیا جانا چاہیے کہ قوم اتحاد کے معاملے میں ہم نے ہمیشہ ہموار سفر کیا ہے، جس میں ذات پات، فرقہ وارانہ یا لسانی فسادات کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ تفریقہ انگیز اور علیحدگی پسند رجحانات بالکل غائب ہیں۔ کبھی کبھار فسادات ہوتے رہتے ہیں، کبھی سنگین فسادات، مثال کے طور پر تقسیم کے دونوں کے فرقے وارانہ فسادات، ہندی کے نفاذ کے خلاف تمل ناڈو میں ہونے والے فسادات، لسانی فسادات، 1980 کے دہائی میں گجرات میں شیڈول اور غیر شیڈول کاسٹ کے درمیان ہونے والے فسادات، اور 2002 کے فرقہ وارانہ فسادات کو کون بھول سکتا ہے۔ تاہم نجات کی خصوصیات یہ ہیں کہ اتحاد کے بندھن ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کے قوتوں سے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو اتحاد کا بندھن ہے، ہم اتحاد کو بندھن کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ ایک مثال قائم کر دیتا ہے کہ جو لوگ اس دور میں رہتے ہیں، جو بھی آپس میں ہمیں تلق کلامیاں یا اختلافات ہوتے ہیں، ہمیں وہ مثالیں آئی ہیں ہمارے ہندوستان میں، لیکن وہ ساری مثالیں وقفاً فوقفاً ختم ہو گئی، اور ہندوستان ہمارے پاس ایک ایسا ملک پیش ہوا جس نے اپنے آپ میں ایک نئی مثال قائم کی، اور مفاہمت اور برادری کا شمار آپس کے مذہبوں اور آپس کے روایتوں میں پایا گیا۔ لہذا ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو نجات کی خصوصیات ہے کہ اتحاد کے بندھن ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کے قوتیں رکھتے ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جمہوریت، سیکولرزم اور ایک آئین ایک مثال بنتی ہے
इस कौम को मफाहिमत रखने के लिए। नमस्ते, आपका शुक्रिया।